हेलो फ्रेंड्स। स्क्रीन पे आपको एक जो है कि प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न जो है आपके टीआरई 1 में पीआरटी 1 to 5 में ये जो है कि प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स आज जो है कि यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं उसी चैप्टर में से ये जो है कि प्रश्न पूछा गया था। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिएगा जिस बुक को हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की, देखिएगा यहाँ पे महासागर की जो है कि पर्पटी के मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम है। ठीक है, सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। तो इसी चैप्टर में से ये जो है कि पूछा गया था। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा सिलिका एवं मैग्नीशियम। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा चैप्टर नंबर 1 में जो है कि कुछ और चैप्टर नंबर 2 को दोनों को जो है कि मिलाकर ये एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा पृथ्वी की सबसे पतली परत है। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे जो है कि पतली परत है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं भूपर्पटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा टीआरई 4 में आप जो है कि यहीं से एनसीईआरटी को ही फॉलो करिएगा। जियोग्राफी के लिए 6, 7, 8, 9 और 10 तक की जियोग्राफी को आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्लास जो है कि 6 के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 10th और 9th ये तीनों जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 7th में हम लोग जो है कि आज चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा एक प्याज की तरह पृथ्वी की एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी होती है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी बोलते हैं। ठीक है, यह सबसे पतली परत होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए ये पर्पटी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। महाद्वीपीय संहति के मुख्य खनिज घटक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसी से एक प्रश्न आपका जो है कि टीआरई 1 में पूछा गया था, जो अभी स्टार्टिंग में ही आपने देखा था। महासागरी महासागरी के मुख्य खनिज क्या होते हैं? तो सिलिका एवं मैग्नीशियम। और वहीं से अगर प्रश्न ये बन जाए कि महाद्वीपीय संहति के मुख्य खनिज घटक कौन कौन से हैं, तो ये फ्रेंड्स देखिएगा सिलिका एवं मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका एवं यहाँ से सिलिका एवं यहाँ से सिलिका एवं एल्यूमिनियम। ठीक है, देखिए सिलिका एवं एल्यूमिना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स देखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जस्ट इसी के नीचे आप लोग जो है कि ये देख चुके हैं महासागर की पर्पटी के मुख्य खनिज घटक कौन से हैं। ठीक है, तो ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या है? सिलिका एवं मैग्नीशियम। ये जो है कि आपके प्रैक्टिस में शामिल किया गया है। जो प्रश्न आप जो है कि ऊपर देखें, यहाँ से देखिएगा यही प्रश्न आप जो है कि देखे हैं। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो सिलिका एवं मैग्नीशियम। टीआरई 1 बिल्कुल ये जो है कि पेपर का है जो है कि कटिंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये आपके जो है कि चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है 7th में। देखिए फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 1 और 2, चैप्टर नंबर 1 जो है कि ज़्यादा खास नहीं था, उसमें से 2-4 प्रश्न ही मिले बढ़िया। और ये जो है कि चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी का आंतरिक भाग। देखिए पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को जो हम पर्पटी बोलते हैं, यह सबसे पतली परत होती है। ठीक है, यह महाद्वीप संगति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, कौन? तो ये जो है कि आपकी पर्पटी। और देखिए यहाँ से महाद्वीपीय संगति के रूप में सिलिका एवं एल्यूमिनियम, यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और ये जो है कि इसलिए इसे सीएल या सिलिका या एल्यूमिना कहा जाता है। और यहाँ पे देखिएगा सी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिका। और एल को क्या बोलते हैं? एल्यूमिना। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? सीएल बोला जाता है। ठीक है, देखिए महासागर की पर्पटी का मुख्यतः कौन कौन से खनिज होते हैं? तो सिलिका एवं मैग्नीशियम। दो आपको याद रखना है, महाद्वीप का सिलिका एवं एल्यूमिनियम और महासागर की सिलिका एवं मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है।
और यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं इसको। देखिएगा, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक है। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न बनता है और यहाँ से ये हो गया है। अब देखिए यहाँ से पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे जो है कि भीतरी परत क्रूड होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक परत क्रोड किसकी बनी होती है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परत तो क्रोड होती है, लेकिन ये क्रोड जो है कि किसकी बनी होती है, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। तो निकिल और लोहा की बनी होती है। ठीक है, निकिल और लोहा की बनी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, पतली पतली बुक्स हैं और जो है कि ज़्यादा प्रश्न इसमें जो है कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए 20 या 22 मिनट की क्लास होगी, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको आपके लिए जो है कि आसान भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पृथ्वी की आंतरिक परत क्रोड किसकी क्रोड पृथ्वी की आंतरिक परत जो क्रोड होती है, ये तो किसकी बनी होती है, निकिल और लोहा की बनी होती है। और पृथ्वी की आंतरिक परत कौन सी होती है, क्रोड होती है। तो ये क्रोड जो है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो त्रिज्या लगभग कितनी है, तो इसकी जो है कि त्रिज्या है फ्रेंड्स 3500 किलोमीटर की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत कौन सी है, क्रूड होता है। ठीक है, और ये यहाँ से देखिएगा क्रूड होता है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। ठीक है, इसे हम लोग निफे भी बोलते हैं। ठीक है, और देखिए केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारी पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, तो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या की बात करेंगे तो 6371 किलोमीटर, यानी कि 6371 किलोमीटर, ये जो है कि हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको अगर देखते हैं, देखिए क्या आप जानते हैं, मैं आपको बताया हूँ कि अगर एनसीईआरटी के बुक्स में क्या आप जानते हैं करके दिया गया हो और कुछ यहाँ पे चित्र बना करके, तो समझ जाइए कि यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्या है, क्रूड है। ठीक है, और पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, तो 6371 यानी कि 6371 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बनने वाली ठोस चट्टानों को जो है कि क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार से जो इसे हम लोग बोलते हैं अंतर्वेदी आग्नेय। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से प्रश्न जो है कि आपके 6 से 8 वाले पेपर में पूछे भी गए हैं। अब देखिए यहाँ से द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल बोलते हैं, इन्हें प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। और देखिए यहाँ से जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय कहते हैं। उदाहरण के लिए इसका बेसाल्ट है। ठीक है, और देखिए द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय बोलते हैं, और यहीं से प्रश्न ऊपर बनाया गया था। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का जो है कि रूप लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बनता है और यहाँ से ये जो है कि आपका हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, देखिए इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ क्या है, अग्नि है। और सेडिमेटरी लैटिन शब्द सेडिमेटस जिसका अर्थ क्या है, स्थिर है। और मेटाफोर्फिक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या है, रूप परिवर्तन। तो ये भी पूछ सकता है यहाँ से, ये महत्वपूर्ण है। और देखिए जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है। और देखिए जीवाश्म मृत के अवशेष हैं। जीवाश्म मृत के अवशेष जो है कि कौन कौन से हैं, तो इसके अवशेष जो है कि
पौधे एवं जो है कि पौधे एवं जंतु हैं, ठीक है। यानी कि एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आप जो है कि ऊपर ही देख चुके हैं, जीवाश्म यानी कि सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से, प्याज की तरह पृथ्वी कई संकेंद्रित परतों एक के अंदर एक से बनी होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, परपटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये आसान प्रश्न है, ठीक है, आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में जो है कि आता है, अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो आपको जो है कि ये हार्ड लगने लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है, यहाँ से महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, ये भी हो गया है। अब देखिए यहाँ से, जब मैग्मा पृथ्वी की गहराई से ऊपर की ओर आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब मैग्मा पृथ्वी की गहराई से ऊपर की ओर आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी। और थोड़ा सा अंतर रहेगा तो इसे हम लोग तलछट भी बोल देंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से ये हो गया है, क्या बोला जाता है यहाँ से, इसको थोड़ा सा अगर देख लेते हैं अपने प्रश्न को। जब मैग्मा पृथ्वी की गहराई से ऊपर की ओर आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब मैग्मा ऊपर की ओर, जब मैग्मा ऊपर की ओर, यहाँ से अंतर्वेदी, ये आपका जो है कि हो ही गया है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की चट्टानों को प्राथमिक शैल कहा जाता है, यानी कि किस प्रकार की चट्टानों को प्राथमिक शैल कहा जाता है, तो ये है फ्रेंड्स आग्नेय शैल। आग्नेय शैल को हम लोग जो है कि इनको प्राथमिक शैल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ई है, क्योंकि आग्नेय आपका किसी भी ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। और देखिए आग्नेय, यहाँ से ये जो है कि आपका हो गया है। और यहाँ से आग्नेय, आग्नेय किधर गया, देखिए मुख्य रूप से शैल तीन प्रकार की होती है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरिक शैल, ठीक है। और यहाँ से ये आपका जो है कि हो ही गया है। और यहाँ से देखिएगा, चट्टानें लुढ़कती हैं, टूटती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को कहा जाता है, तो इन छोटे कणों को जो है कि अवसाद बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिएगा अवसादी शैल, देखिए ये जो है कि शैल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इन शैलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को कभी कभी इन शैलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है जब आग्नेय और अवसादी चट्टानें गर्मी और दबाव में आती हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब ये आती हैं, तो वे कायांतरित शैलों में जो है कि परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा क्या होता है जब दब जाती हैं। देखिए आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये आपका जो है कि हो ही गया है। और यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, देखिए लाल किला बना है, तो लाल किला जो है कि कैसा बना हुआ है, बिल्कुल बेसिक और आसान प्रश्न है, लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए इतना आसान प्रश्न तो आप जो है कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि लाल संगमरमर से बना है कि काला बलुआ पत्थर से बना है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके लिए जो है कि आसान रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ताजमहल किससे बना है, तो ताजमहल जो है कि सफ़ेद संगमरमर से बना है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखिए दोनों दिया गया है, ठीक है। देखिए लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। ये आपके जो है कि बुक में इस चैप्टर में जो है कि चित्र बनाकर दिया भी गया है, ठीक है। ये आपका हो गया है। और यहाँ से ये आपका जो है कि कुछ जानकारी यहाँ से देखिएगा। देखिए क्या आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय शैल
आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाती है। तो यहीं से ये देखिए, ये आग्नेय है और ये अवसादी है, और यहाँ से तब के ये जो है कि देखिए क्या बन गया है, कायांतरित शैल में जो है कि परिवर्तित हो गया है। तो ये चक्र जो है कि चलता रहता है, ठीक है। यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि प्रश्न है, और ये आपका प्रश्न जो है कि आपके NCERT के बुक्स से जहाँ से बनाया गया है, उन जो है कि चीज़ों को मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है। और देखिए ये आपका जो है कि प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से बनाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ से बनाया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कहाँ पर भूकंप के कारण सर्वाधिक हानि होती है, ठीक है। तो भूकंप के कारण जो है कि सर्वाधिक हानि कहाँ पर होती है, क्या उद्गम केंद्र में होती है, या अधिक केंद्र के दूरस्थ भाग में होती है, या अधिक केंद्र के निकटतम भाग में होती है, ठीक है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भूकंप के कारण सर्वाधिक हानि अधिक केंद्र के निकटतम भाग में होती है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकट स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, और यहीं से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं, तो भूकंपी तरंगे कौन कौन सी होती हैं, ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। तो भूकंपी तरंगे देखिए, पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, और जो है कि यस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, और एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे, ये तीनों जो है कि कौन सी तरंगे हैं, तो ये जो है कि भूकंपीय तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे तीनों ये जो है कि आपकी भूकंपी तरंगे हैं। इसको शार्ट में आप जो है कि याद रख सकते हैं PSL, ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग, ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये आपके बुक में भी दिया गया है। यहाँ से जब आप जाएंगे तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपके NCERT बुक्स में ऐसा कार्टून टाइप जो है कि बनाकर यहाँ पे लड़का लड़की या कोई भी चित्र बना होगा और लिखा होगा क्या आप जानते हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई होती है, ठीक है। देखिए भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन थी, पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे, ठीक है। तो PSL आप जो है कि इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो ये महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न फ्रेंड्स बनता ही बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निम्न में से कौन सा अंतर्जनित बल का उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा अंतर्जनित बल का जो है कि उदाहरण है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा अंतर्जनित बल, इसमें भूकंप भी है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा भूस्खलन भी है, और ज्वालामुखी, ये सभी क्या हैं, अंतर्जनित बल के उदाहरण हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है बढ़िया तरीके से। निम्न में से कौन सा बहिर्जनिक बल का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें बहिर्जनिक बल का उदाहरण कौन कौन है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पवन जो है कि आपका बहिर्जनिक बल का जो है कि उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके देखिए, चैप्टर नंबर 3 है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जनिक बल अथवा एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। ठीक है, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानियाँ होती हैं। तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये पृथ्वी की जो है कि गतियाँ हैं। ठीक है, ये पृथ्वी की जो है कि गतियाँ हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा ये अंतर्जनित अंतर्जनित बल है और ये बहिर्जनित बल है। ठीक है, तो अंतर्जनित बल में ये कैसा होता है, ये आकस्मिक बल होता है, अपर्दन और निक्षेपण के कारण होता है। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये क्या है, अंतर्जनित है। नदी, बहता जल, पवन, समुद्र तरंग और हिमनद, ये क्या हैं, बहिर्जनित बल के उदाहरण हैं। तो ये आप जो है कि इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा देखिए दिया गया है शब्दावली, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है या बना भी है। देखिए स्थल मंडलीय प्लेट, स्थल मंडलीय प्लेट का जो है कि कार्य क्या होता है, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। ठीक है, और सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो है कि पता होना चाहिए महाद्वीप कितने होते हैं और महासागर कितने होते हैं। ठीक है, तो ये आपके महाद्वीप हो गए, ये आपका जो है कि महासागर हो गया। ठीक है, तो कितना होता है, महाद्वीप आपके जो है कि होते हैं 7 और महासागर होते हैं 5। आपको अगले चैप्टर में मिलेगा कि कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं और कौन कौन से 5 महासागर हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न आपके जो है कि TRE 3.0 ये PRT में आपका प्रश्न पूछा गया था। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या है, तो इसका जो है कि फाइनल आंसर की में धुआंरे या वतिमुख माना गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी है। ठीक है, ये आपका जो है कि प्रीवियस ईयर का है जो कि इस चैप्टर से मिलता जुलता है। अब देखिए यहाँ से ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे ये गैस एवं राख। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका क्या है, जो है कि अंतिम प्रतीक या जो है कि अंतिम प्रतीक क्या है, तो अंतिम प्रतीक जो है कि गैस, राख व धुआंरे, यही सब जो है कि आपका अंतिम प्रतीक होता है ज्वालामुखी का। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से ये आपका हो गया। ठीक है, देखिए भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है और किस पर मापी जाती है, देखिए प्रश्न क्या है, ये भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई या भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए मैं आपको बोला था क्या आप जानते हैं करके अगर दिया गया है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई होती हैं। ठीक है, देखिए भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। यहाँ से प्रश्न है भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। ठीक है, जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 यानी कि 6.0 होती है अथवा उससे अधिक होती है तो बहुत ही शक्तिशाली, और जो है कि जिसकी तीव्रता 7 पॉइंट यानी कि 7.0 होती है अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली आप याद रख सकते हैं 7.0 आखिरी है और जो है कि न्यूनतम कितना है 2.0 है। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नदी द्वारा बनाया गया भू दृश्य है, तो कौन सा नदी द्वारा बनाया गया भू दृश्य है, तो जलप्रपात ये भी नदी के द्वारा बनाया जाता है। विसर्प ये भी जो है कि नदियाँ बनाती हैं। चांप झील का निर्माण भी नदियों के द्वारा होता है। तो इसीलिए आपका जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 7 नंबर का देखते हैं। ये देखिए ये बाढ़ का मैदान है और देखिए बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, देखिए तटबंध हो गया, विसर्प हो गया, चांप झील हो गया, ये सभी नदियों के द्वारा बनता है। ठीक है, अब देखिए बाढ़कृत मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो आसान है, आपको जो है कि पता भी होना चाहिए कि बाढ़कृत मैदान का यानी कि बाढ़ को कहाँ से आती है,
नदियों के द्वारा ही तो आती है। और गंगा क्या है, नदी है, जिससे बिहार के इलाकों में और जो है कि यूपी के इलाकों में बहुत जगह गंगा नदी की काट भी जो है कि अ, और बिहार में जो है कि कोसी, बिहार का शुक बोला जाता है कोसी नदी को, तो उससे बाढ़ आता है। तो आप जो है कि कॉमन सेंस भी अगर लगाएंगे तो नदी आप जो है कि टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिएगा सबसे पहले जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो ये नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो सबसे पहले चांप झील, बिसर्प, तटबंध, बाढ़ का मैदान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए देखिए जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। यानी कि ये वाला जो मोड़ है, ये वाला जो मोड़ है, ये वाला जो मोड़ है और ये वाला, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो है कि विसर्प हो गया। अब देखिए इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे हम लोग चांप झील बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ से ये कट गया है ये वाला भाग, तो ये जो है कि चांप झील का निर्माण यहाँ पे हो गया है। ठीक है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ के मैदान का जो है कि निर्माण होता है। ठीक है, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। और देखिए इसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का जो है कि निर्माण होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि ये जो घुमावदार मोड़दार जो है इसे हम लोग विसर्प बोलते हैं, और ये जो मोड़दार वाला जो कट के अलग हो जाता है ये चांप झील है। तो यही सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन पूछा जाता है, जो कि आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप कौन सा है, यानी कि नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप कौन सा है। तो नदी के मुहाने पे जो है कि डेल्टा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से एक और प्रश्न आपका जो है कि पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कि कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, जहाँ पे सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है। और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन नदी करती है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ करती हैं। ठीक है, दुनिया का यहाँ पे थोड़ा सा अगर लिख के किया जाए, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, और सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा हो गया। कौन कौन नदियों से इसका निर्माण होता है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी इसका जो है कि निर्माण करती है। ठीक है, और जो है कि यहाँ पे गंगा को जो है गंगा को जो है कि इस गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पद्मा के नाम से। और जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है कि पता होना चाहिए, ये हम जो है कि पहले करा चुके हैं। अब देखिए यहाँ से समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई दीवार जैसी आकृति क्या कहलाती है, यानी कि समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई जो दीवार जैसी आकृति होती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है फ्रेंड्स स्टैक। स्टैक होता क्या है, अभी आपको चित्र में नीचे दिखेगा। फिलहाल आप जो है कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिएगा, स्टैक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको चित्र में यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ये जो होल जैसा बना हुआ है इसे तटीय मेहराब बोलते हैं। और ये जो है कि यहाँ पे ऐसा अगर देखिए समुद्री गुफा है और ये देखिए अलग से कट गया है। ठीक है, ये दीवार जैसी जो है ये आपको स्टैक दिखाई दे रहा होगा। मैं अगर थोड़ा सा अगर आपको जूम करके दिखाने का प्रयत्न, देखिए यहाँ पे स्टैक। ठीक है, तो यही है जो दीवार जैसी आकृति बनती है समुद्र से, इसे हम लोग स्टैक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैक हम लोग बोलते किसे हैं, देखिए देखिए यहाँ से अगर शुरू से अगर पढ़ा जाए तभी जो है कि हम लोग को जो है कि समझ में बढ़िया तरीके से आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से समुद्री तरंग के कार्य, देखिए समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाती है। समुद्री तरंगे लगातार
सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है, समय समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है, इनको समुद्री गुफा बोलते हैं। ये जो है कि समुद्री गुफा इसे बोलते हैं। इन गुफाओं के बड़े अ, होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। देखिए केवल छत ही बची है, ये केवल छत ही बची है, ठीक है, ये वाला। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तटीय मेहराब बोलते हैं, ठीक है। देखिए केवल छत ही बची जिसे हम लोग तटीय मेहराब बोलते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। तो यहीं से फ्रेंड्स, यहीं से प्रश्न जो है कि बनता है। अगर आ जाए कि स्टैक हम लोग किसे बोलते हैं, तो आपको जो कि अगर पहले सुने नहीं है कि स्टैक क्या होता है, तटीय मेहराब क्या होता है, तो आप जो है कि प्रश्न को गलत कर देंगे। लेकिन अगर आप पतली पतली बुक्स हैं एनसीईआरटी की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, तो अगर आपके प्रश्न जो है कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और कैंसिल वाला एग्ज़ाम को देखा जाए तो सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक्स से ही पूछे गए हैं। तो आपको जो है कि टीआरई 4 देखिए उसकी चहल पहल शुरू भी हो गई है, आपको देखने को बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है कि अपनी पढ़ाई को करते रहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ से समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या बोलते हैं, समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंग किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप जो है कि याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रेगिस्तान में अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक कौन सा है, यानी कि रेगिस्तान में अपरदन एवं क्षरण का जो है कि कारक कौन है या किनके द्वारा होता है रेगिस्तान में अपरदन एवं क्षरण, तो ये जो है कि पवन के द्वारा होता है। देखिए रेगिस्तान है, चारों तरफ जो है कि वहाँ पे बालू ही होते हैं, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब हवा बहती है तो वहाँ पे जो है कि वहाँ के रेत का जो है कि अपरदन एवं निक्षेपण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि सी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगला प्रश्न अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिए निम्न में से पवन द्वारा बनाई गई भू आकृति यही है जो देखिए अभी प्रश्न ऊपर था कि रेगिस्तान में अपरदन एवं क्षरण के कारक कौन है, तो जो है कि पवन के द्वारा होता है या हवा के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन पवन द्वारा बनाई गई भू आकृति अपरदन एवं क्षरण होता है, तो कुछ आकृतियां भी बनती हैं रेगिस्तान में, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे छत्रक शैल का निर्माण होता है, बालू के टिब्बा का निर्माण होता है और लोएस का निर्माण होता है, ठीक है। तो लोएस ये अधिकतर जो है कि चीन में पाए जाते हैं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि डी आप याद रखिएगा, ठीक है। ए, बी और सी ये तीनों जो है कि आपका सही है। अब देखिए यहाँ से देखिए पवन का कार्य हो गया। और देखिए चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, ये देखिए बालू का टिब्बा है, ठीक है। यही जो है कि पवन का कार्य है। पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पे मृदा का अपरदन एवं क्षरण होता है, तो बालू के टिब्बे बनते हैं, ठीक है। देखिए रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। और देखिए पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको बालू का टिब्बा बोलते हैं, ठीक है। और लोएस हम लोग किसे बोलते हैं, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोएस बोलते हैं। और लोएस अधिकतर कहाँ पर पाए जाते हैं, चीन में विशाल लोएस के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं वितरिका। वितरिका हम लोग बोलते हैं जब समुद्र में नदी पहुँचते पहुँचते उनकी धाराओं में विभाजित हो जाती है, अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 13 का जो है कि देखेंगे, देखिए सबसे पहले इनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए देखिए ये मुख्य नदी है और यहाँ पे अगर विभिन्न भागों में देखिए बट गई है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। तो चित्र से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए जिनको वितरिका कहा जाता है, यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। विश्व की कुछ नदियों के नाम
ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर बोले हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा है, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और जो है कि सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपके जो है कि एग्जाम में बनती हैं। ठीक है, देखिए भूपर्पटी पर खुला एक छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, देखिए ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं, तो इसे हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। देखिए यहाँ से ये छोटा सा छिद्र है और यहाँ से देखिए पृथ्वी के बाहर कुछ चीज़ें यहाँ पे निकल रही हैं, जैसे गैस, राख, लावा के रूप में। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं भूकंप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। भूकंप किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से देखिए स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती है? तो अभी मैं पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL आपको बताया था। तो भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं और 3 प्रकार इसमें नहीं दिया गया है, तो आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तो आसान प्रश्न भी अगर 5 ऑप्शन विद के BPSC का जो है कि लेवल इसीलिए कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, और डी और ई ये इतने खतरनाक ऑप्शन से फ्रेंड्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आसान प्रश्न को भी हार्ड बना देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अब देखिए भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, पृष्ठीय तरंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, यानी कि वह एग्जैक्ट वह जो स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग उद्गम केंद्र बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ से उद्गम होगा उसको हम लोग उद्गम केंद्र बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग चित्र के माध्यम से अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये हमारा जो है कि यहाँ से PSL तरंगे ये हो गया है। हाँ, ये देखिए जहाँ से हम लोग देखिए वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। देखिए यहाँ से इसी को जो है कि पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से ये हो गया है, देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो सबसे ऊंचा जो है कि जलप्रपात कहाँ पर है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा ये आपका जो है कि यहाँ से दिया गया है। देखिए विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा यहाँ से ये जो है कि अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, जो आपकी चीज़ें बुक में दी गई हैं। देखिए नियाग्रा जलप्रपात का यहाँ पे चित्र भी बनाकर दिया गया है। ठीक है, ये आपको जो है कि पता ही चल गया है। चांप झील, बिसर्प, ये सब आप जो है कि ऊपर ही पढ़ चुके हैं। निम्न में से कहाँ पर छत्रक शैलें पाई जाती हैं? तो छत्रक शैलें फ्रेंड्स कहाँ पर पाई जाएंगी? और छत्रक शैलें वहाँ पर पाई जाएंगी जहाँ पर रेगिस्तान होगा। ठीक है, तो रेगिस्तान ये जो है कि आपका रेगिस्तान में ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बालू के टिब्बे और लोएस ये सभी क्या हैं? ये छत्रक ये जो है कि रेगिस्तान में ही बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये देखिए पवन के कार्य, क्या प्रश्न पूछा गया था? देखिए रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें हम लोग छत्रक शैल बोलते हैं। बालू का टिब्बा और
लोएस, ये देखिए लोएस, ये तीनों पवन के द्वारा ही बनते हैं और ये सभी कहाँ पर बनते हैं, रेगिस्तान में ही बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्न में से कहाँ पर चांप झील पाई जाती है। तो अभी मैं ऊपर आपको बताया था, बिसर्प हो गया, तटबंध हो गया, बाढ़ का मैदान हो गया, चांप झील हो गया, ये सभी नदी के द्वारा जो है कि बनते हैं, यानी कि नदी घाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से और बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 20 का हम लोग देखेंगे। देखिए, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह क्या बनाती है। तो देखिए, जब नदी किसी खड़े ढाल ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या बनता है, जलप्रपात बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये झील और बिसर्प ये सभी नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। जो है कि ये ऐसे ऊपर वाला चित्र जो आप देखे थे, ये जो कट जाता है ये चांप झील हो जाता है, ये वाला घुमावदार भाग है इसे हम लोग बिसर्प बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ से, देखिए, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। ठीक है, देखिए ये चित्र भी दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिए, ये सभी नदी के द्वारा जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो चांप झील, बाढ़ का मैदान, बिसर्प, ये सारी चीज़ें, तटबंध, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब देखिए यहाँ से, निम्न में से कितनी तीव्रता वाला भूकंप सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। देखिए 2.0 वाला सबसे जो है कि कम शक्तिशाली वाला है, और 7.0 ये जो है कि सर्वाधिक शक्तिशाली वाला भूकंप माना गया है, जिसमें पूरा तहस नहस हो जाता है। ठीक है, तो आप जो है कि इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से, महाद्वीप एवं महासागर की सतहें किस पर टिकी हुई है। तो अभी मैं ऊपर आपको बताया था, ये जो है कि स्थल मंडल की प्लेटों पर जो है कि टिका हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से, और महाद्वीप कितने होते हैं, 7 होते हैं, महासागर कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से, देखिए स्थल मंडल प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए, स्थानीय लोग किस प्रकार भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। और ये प्रश्न आपका TRE 1 में पूछा भी गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि स्थानीय लोग किस प्रकार भूकंप की संभावना का जो है कि अनुमान लगाते हैं। तो देखिए, जानवरों के व्यवहार के अध्ययन से, तालाब में मछलियों की उत्तेजना से और सांपों के धरातल के आने से स्थानीय लोग जो है कि भूकंप के आने की संभावना का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, देखिए यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं तो इसके प्रकार तैयार हैं तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। देखिए, स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों के धरातल के आने से जो है कि भूकंप की संभावना हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब भूकंप से कैसे बचा जाए, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, गुजरात के भुज शहर में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था। तो ये जो है कि सीटेट में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही आसान है। 2001 में जो है कि गुजरात के भुज शहर में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता क्या थी, 6.9, यानी कि एकदम विनाशकारी भूकंप था। ठीक है, देखिए अत्यधिक विनाशकारी है, बहुत सारी जनधन की हानि हुई थी, तो इसीलिए ये जो है कि आपके NCERT के बुक्स में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 को ही आया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आप जो है कि यहाँ से देख सकते हैं। देखिए भुज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप का जो है कि आया था। ठीक है, इसमें जनधन की हानि हुई थी और मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, तो भूकंप के दौरान फ्रेंड्स देखिए, रसोई की काउंटर में, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में जो है कि आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जितने प्रश्न बन सकते हैं सभी चैप्टर को जो है कि इसमें
एक भी प्रश्नों को छोड़ा नहीं गया। आसान हो चाहे हार्ड प्रश्न हो, सभी को इसमें इंक्लूड किया गया। देखिए, भूकंप के दौरान किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो भूकंप के दौरान किन चीज़ों से दूर रहेंगे आप? तो भूकंप के दौरान फ्रेंड्स आग वाले स्थान से दूर रहेंगे, खिड़कियों और दर्पण वाले जो शीशे शीशे वाले जो स्थान हैं, तस्वीर फ्रेम टूटने वाली सभी चीज़ों से आप जो है कि दूर रहेंगे, ठीक है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, देखिए ये आपका जो है कि हो ही गया है। ये देखिए, ये भी हो गया है। देखिए, भूकंप से बचाव की तैयारी, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? तो सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। और किन से दूर रहना चाहिए? आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास से, टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिमनद क्या है? तो हिमनद क्या होगा? हिमनद वही होगा जहाँ की हिमानी बर्फ की नदियों को हम लोग हिमनद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, निम्न में से कौन सी हिमनद की निक्षेपण विशेषता है? तो हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या होती है? तो हिमोड होती है। आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है। सबसे पहले ये आपका जो है कि हो गया है वितरिका, ये आपका हो ही गया है, स्टैक हो गया है। देखिए, हिमनद के कार्य, देखिए हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। और हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेप होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का जो एक निर्माण करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, निम्न में से कहाँ पर निम्न में से कहाँ पर विशाल विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं? तो अभी मैं आपको ऊपर बताया था कि चीन में विशाल लोएस के निक्षेप पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका हो गया। देखिए, चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। और ये सारी चीज़ें आप जो है कि पढ़ चुके हैं ऊपर ही, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर के एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर से आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले हम लोग उनको प्रूफ के साथ में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज हम लोग कैसे करते हैं। ये आपका जो है कि प्रश्न है और इस चैप्टर से जहाँ से बनाया गया है उस चीज़ को यहाँ पे जो है कि हाईलाइटर से हाईलाइट किया गया है, बिल्कुल बुक से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जो है कि देखिएगा, ये आपका जो है कि प्रश्न दिख रहा है 55 नंबर का जो है कि एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये टीआरई 1 में पूछा गया था, पीआरटी में, बॉयज वाले शिफ्ट में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टीआरई 1 में लड़कों का शिफ्ट अलग था और लड़कियों का शिफ्ट अलग था, ठीक है। तो ये 55 नंबर का प्रश्न इसी चैप्टर से जो है कि पूछा गया था। तो सबसे पहले प्रश्न को हम लोग जो है कि देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फाइनल आंसर की में? ऑप्शन नंबर जो है कि ए है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए, ये आपके बुक में इस चैप्टर में कहाँ पर जो है कि दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है कि दिख रहा होगा। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये देखिए, ये आपका जो है कि चित्र बनाकर जो है कि दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल और लास्ट में क्या है यहाँ पे वायुमंडल और बहिर्मंडल। और यहाँ पे देखिए हाईलाइट भी यहाँ पे किया गया है। अगर आप जो है कि देखेंगे तो ये आपका जो है कि यहाँ पे जब आप जाएंगे तो देखिए, ये आपका जो है कि ये आप जो है कि देख चुके हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल। और यहाँ पे क्या है, देखिए क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है और फिर उसके बाद जो है कि मध्य मंडल है, ये आपका मध्य मंडल है। और फिर उसके बाद जो है कि क्या है, बहिर्मंडल है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि क्रम है। और यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये जो है कि चैप्टर देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं फिर उसके बाद बहिर्मंडल। तो यहीं से एग्जैक्ट प्रश्न जो है कि ये पूछा गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग जो है कि अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इसी चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ पे ये सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, 55 का ऑप्शन नंबर
ए है। मैं फाइनल आंसर की इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो है कि कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको जो है कि एक और प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वायुमंडल की किस परत का जो है कि तापमान सबसे कम है। तो ये कहाँ पर पूछा गया था, TRE 1 में, लड़कियों वाले शिफ्ट में, ठीक है, प्राइमरी में 1 to 5 में। देखिए वायुमंडल की किस परत का जो है कि तापमान सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मध्यमंडल में। मध्यमंडल का तापमान जो है कि सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में अगर आप जाएंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 99 का राइट आंसर क्या है, 99 का देखिए सी है, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए फाइनल आंसर की भी इसमें है। अब देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि हो गया है, और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो यहाँ से समताप मंडल, हाँ यहाँ पे देखिएगा मध्यमंडल। देखिए फ्रेंड्स ये मध्यमंडल, देखिए यह वायुमंडल की तीसरी ऊपर की ओर तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है, ठीक है। देखिए ये वायुमंडल का क्या है, तापमान जो है कि क्या होता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ठीक है। तो मध्यमंडल में तापमान क्या होगा, सबसे कम होगा। ये अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे, और देखिए इसमें जो है कि साफ तौर पे नहीं लिखा गया है, तो इसमें लिखा भी गया है बुक में, तापमान सबसे कम होता है किसका, मध्यमंडल का, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है कि अगर पढ़े रहेंगे फ्रेंड्स तो आपका जो है कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक और मैं प्रश्न आपको जो है कि दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी है, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका इसमें राइट आंसर है, ठीक है। अब ये जो है कि कठिन है। अभी कल ही वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। तो ये तो आपका जो है कि बिल्कुल सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र बोलते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और कल आप पढ़े थे कि पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तो ये आपका जो है कि गलत है, क्योंकि देखिए इसमें बी और सी आपका राइट आंसर है। ए क्यों गलत है, देखिए कल ही वाले में हम लोग जो है कि पढ़े थे, ये कल ही वाला है। अब देखिए यहाँ से पी तरंगे जो होती है ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपके इतने प्रश्न जो है कि फ्रेंड्स पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ से 120 नंबर का प्रश्न क्या है, चांप झील अक्सबो झील पाई जाती है, ठीक है। तो चांप झील कहाँ पर पाई जाएगी, नदी घाटियों में ही पाई जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप जो है कि NCERT के जब 6, 7, 8, 9 और 10 वाले जो है कि 10 के NCERT को, यानी कि 6 से लेकर 10 तक की NCERT ज्योग्राफी की बुक्स को पढ़ेंगे तो एक भी चैप्टर अगर आप मिस करते हैं तो आपको जो है कि शायद 1-2 कन्फ्यूजन रह जाए, ठीक है। सभी चैप्टर्स लगेगा कि सेम है, एक की जानकारी दूसरे में, दूसरे की जानकारी तीसरे में, ऐसे करके जो है कि पूरी बुक दी रहती है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग अपने MCQs को जो है कि स्टार्ट करते हैं। आइए जो है कि यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, देखिए वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस की जो है कि परत होती है, ठीक है। तो वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस की परत होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस की परत, तो समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या पाई जाती है, ओजोन गैस की जो है कि परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको देखने का प्रयास करें, देखिए समताप मंडल है, और देखिए यहाँ से है क्या, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है कि फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा इसके 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 फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती हैं। तो प्रश्न ये भी बनता है कि वायुमंडल की कौन सी परत जो है कि कौन सी परत में जो है कि हवाई जहाज उड़ते हैं, या कौन सी परत जो है कि हवाई जहाज उड़ने के लिए उपयोगी होती है। तो वो है फ्रेंड्स आपका कौन सा, तो समताप मंडल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपका बना था, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यहीं से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। तो यहाँ से देखिए यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। और चैप्टर नंबर 4 आपका क्या है,
चैप्टर नंबर 4 फ्रेंड्स आपका वायु है। और वायु से कहाँ से, देखिए यहाँ से मैं आपको बताया हूँ पहले ही, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्या आप जानते हैं, अगर एनसीईआरटी में क्या आप जानते हैं और कुछ कार्टून टाइप यहाँ पे लड़के या लड़की का चित्र या कुछ भी चित्र बना के दिया हो कार्टून टाइप, तो समझ जाइए कि यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब देखिए यहाँ से देखिए, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, आपने पहले सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, तो यही है आपका ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से वायुमंडल का संगठन। देखिए फ्रेंड्स, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बनता है। क्यों बनता है? आपको जो है कि यहाँ पे चित्र बनाकर दिया गया है। देखिए इतना बड़ा भाग जो है, इतना बड़ा भाग ये क्या है, 78% नाइट्रोजन है और इतना भाग जो है कि 21% ऑक्सीजन है। बाकी देखिए 0.04% ना के बराबर अन्य गैसें हैं, अन्य सभी हैं। आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है, आपने पिछले चैप्टर्स में देखा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। तो नाइट्रोजन किस लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन जो है कि पौधों के लिए आवश्यक है और पौधे से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं और ये आप जो है कि ऊपर ही देख चुके हैं। ये सारे प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग, और फ्रेंड्स वो वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, TRE 1, TRE 2, TRE 3 और कैंसिल वाला PIT के सभी प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, 6 से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्लास 7 की NCERT से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्लास 8 से, क्लास 9 से और क्लास 10 से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये जो है कि हम करा दिए हैं। ठीक है, और आप नहीं देखे हैं तो फिर से जो है कि वीडियो वापस जो है कि डाल दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ से आते हैं हम लोग अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ से अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिएगा ये आपका जो है कि 120 का बी, ये तो हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये भी हो गया है और एक और प्रश्न है, मैं आपको शायद यहाँ पे दिखाना जो है कि भूल गया हूँ। 120 का बी है। ठीक है, 120 देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। हाँ, यहाँ पे नदी घाटियों में चांप झील, तो ये जो है कि हो गया है। अब देखिए 120 का ये भी हो गया है और इसी पे था, देखिए ये चांप झील नदी घाटी में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ से दूसरा प्रश्न क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो अभी आप लोग को जो है कि ऊपर बताया गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है, तो 0.03%। ठीक है, देखिए 0 कितना है, 0.03% ये किसकी है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की है। तो देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो एग्जैक्ट आपको जो है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं आपको जो है कि ट्रिक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये आपका हो ही गया है। देखिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, आर्गन 0.93%, अन्य सभी 0.04%, ऑक्सीजन 21, नाइट्रोजन 78। तो ये बेसिक है और ये एग्जाम में बनता भी है। ठीक, क्योंकि महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ से वायुमंडल का बड़ा भाग कौन सी दो गैसों से मिलकर बनता है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 78% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है और 21% क्या है, ये जो है कि आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये इतने बड़े परसेंटेज में दो गैसों से मिलकर बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? तो क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से
जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिएगा, समताप मंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला है आपका समताप मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन दोनों को अगर देखने का प्रयास, देखिए हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? अभी प्रश्न ऊपर आपको बताया गया था कि हवाई जहाज जो है कि समताप मंडल में उड़ने के लिए आदर्श है, यानी कि समताप मंडल में जो है कि आपका हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका जो है कि देखिए यहाँ से समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ठीक है, अभी प्रश्न बनेगा, अभी देखिएगा नीचे, इसके फलस्वरूप यहाँ जो है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, ये भी हो गया है। और समताप मंडल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। और ओजोन गैस हमें क्या करती है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से किस परत में आंतरिक से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जल जाते हैं? यानी कि यहाँ पे आंतरिक होगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए, और निम्नलिखित में से किस परत में आंतरिक से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं? तो यहाँ से देखिएगा मध्य मंडल। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखने का प्रयास करिए, देखिए मध्य मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो मध्य मंडल की ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए समताप मंडल के ठीक ऊपर कौन सा मंडल है? तो समताप मंडल के ठीक ऊपर मध्य मंडल है। ठीक है, मध्य मंडल है। घुमा फिरा के फ्रेंड्स प्रश्न उन्हीं 4-5 चीज़ों से पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। मध्य मंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मध्य मंडल का जो है कि तापमान सबसे कम होता है। ठीक है, तो मध्य मंडल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्योंकि मध्य मंडल आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, मध्य मंडल का तापमान सबसे कम होता है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है। ये भी प्रश्न एक बना था। और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। आंतरिक से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि आपकी बुक में दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, इतनी पतली पतली आपकी क्लास 6 की, 7th की, 8th की, 9th की और 10th की हैं कि आप जो है कि एक एक 2-2 दिन में इन जो है कि बुक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न क्या है? रेडियो तरंगे किस मंडल में होती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, रेडियो जो तरंगे होती हैं वह वायुमंडल में होती हैं। ठीक है, वायुमंडल में होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें कौन से मंडल में होती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ये कौन से मंडल में होती हैं? तो ये बहिर्मंडल में होती हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत बार बना है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा वायुमंडल। ठीक है, देखिए वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार, यहाँ से देखिएगा रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। और देखिए बहिर्मंडल, यहाँ से बहिर्मंडल में क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। ठीक है, तो यहीं से प्रश्न जो है कि आपका बना था। अब देखिए यहाँ से मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती हैं? यानी कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वायुमंडल में, वो वायुमंडल के किस परत में होती हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट कर लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है? तो अभी ये लाइन आप ऊपर पढ़े थे
समताप मंडल में जो है कि मौसम संबंधी सभी घटनाओं से जो है कि मुक्त होता है। कौन सा मंडल? तो समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल सभी जो है कि मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है और क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। यह दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि हो ही गया है, ये भी आपका जो है कि हो ही गया है। ये सभी चीज़ें आप जो है कि पढ़ चुके हैं ऊपर। अब देखिए यहाँ से वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को क्या कहते हैं? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं आसान भाषा में तापमान बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है तथा तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, ये क्या है? तो इसको हम लोग आतपन बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो है कि कन्फ्यूजन भरा रहता है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपके बुक में दिया गया है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है तथा तापमान के वितरण को प्रभावित करती है, तो ये है आतपन। ठीक है, आयतन आपतन नहीं, आतपन, ये आप एग्जैक्ट याद रखिएगा। और यहाँ से अगर आप बढ़ेंगे आगे तो देखिए, यहाँ से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ से तापमान। देखिए फ्रेंड्स, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम लोग क्या बोलते हैं? तापमान बोलते हैं। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं दी गई हैं आपके यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, तापमापी से तापमान मापा जाता है, वायुदाब मापी से वायुदाब मापा जाता है, वर्षा मापी से वर्षा की मात्रा का जो है कि मापन होता है, और वात दिग्दर्शी से पवन की दिशा को जो है कि दर्शाया जाता है। ये बेसिक है। अब देखिए, वायु सदैव किस ओर गमन करती है, यानी कि वायु जो होती है ये सदैव किस ओर गमन करती है? ऑप्शन आप देखेंगे तो निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, गर्मी से ठंडी की ओर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल सदैव वायु सदैव उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किया? ठीक है, तो इसमें से डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एंडर्स, इनका एंडर्स नाम था, एंडर्स सेल्सियस। अब यहाँ पे सभी का पूरा नाम लिख दिया जाए तो ये प्रश्न आसान हो जाएगा, लेकिन सेल्सियस हटा दिया गया है लास्ट में। तो एंडर्स, यहाँ पे इनका नाम पूरा नाम क्या था? एंडर्स सेल्सियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंडर्स सेल्सियस के द्वारा डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए, मैं आपको क्या बताया था, क्या आप जानते हैं? देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से बनती हैं एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, क्या आप जानते हैं? देखिए, चाँद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चाँद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, और देखिए यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बना था, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। अब देखिए यहाँ से पवनों के 3 प्रकार कौन से हैं? तो पवनों के 3 प्रकार कौन से हैं? तो अस्थाई पवनें होती हैं, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। तो एक से अधिक, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन कौन सी है? तो वर्ष भर लगातार निश्चित यानी कि एक ही दिशा में चलने वाली पवन कौन सी है?
तो वो है फ्रेंड्स आपकी जो है कि अस्थाई पवने। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पवन, ये आप जो है कि देख ही चुके हैं। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा देखिए ये अस्थाई पवने, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने, अस्थाई पवने ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, ये अस्थाई पवने होती हैं। मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न दिशाओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी हवाएं या कौन सी पवने अपनी दिशा बदलती रहती हैं, तो वह है मौसमी पवने। और भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को हम लोग क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, जैसे आप जो है कि जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब कैसा रहता है। ठीक है, तो वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है, घटता है। ठीक है, अभी आपने ऊपर देखा था वायुदाब ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब हमारा घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसीलिए जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब घटता है, इसीलिए जो पर्वतारोही जो होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, वो गैस के सिलेंडर जो है कि अपने साथ लेके जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए वायुदाब। देखिए वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। यहीं से प्रश्न आपका बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, एक प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। ठीक है, तो एक छोटा सा चैप्टर जो है कि कंप्लीट होता है, जिसमें आपने देखा था कि इस चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जो है कि महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न इसमें जो मैं दिखाया था वो पिछले चैप्टर से पूछे गए थे, जो बाकी रह गए थे, तो उसको भी आप जो है कि देख चुके हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए TRE 4.0 की जो है कि तैयारी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप जो है कि स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट मौका है, इसके बाद TRE 5 की जो है कि कोई गुंजाइश नहीं है। तो लास्ट चांस समझ के आप जो है कि तैयार कीजिए। और TRE 1, TRE 2, TRE 3 और कैंसिल में जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न आपके हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या साइंस हो, ये सभी प्रश्न आपके NCERT बुक्स से पूछे गए हैं। और बीच में जो कुछ दिन पहले स्पेशल टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 80% प्रश्न जो है कि आपके NCERT के बुक्स से पूछे गए हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7th के NCERT ज्योग्राफी में हम लोग आज चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। तो ये सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 क्या है, जल है। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपके TRE के एग्जाम में प्रश्न कितने पूछे गए हैं, सबसे पहले आपको जो है कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये आपके जो है कि इसी चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ। ठीक है, TRE 2.0 PRT PYQs। ठीक है, देखिए इसमें मैं आपको बताया हूँ कि क्या आप जानते हैं करके कुछ कार्टून बना के अगर ऐसा दिया गया हो तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई होती हैं। देखिए 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अब फ्रेंड्स हम लोग जो है कि इस चैप्टर के MCQs को जो है कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो प्रश्न आपको देखना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको जो है कि बिलीव हो कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहला प्रश्न ही हमारा क्या था, निम्नलिखित में से कब विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, जैसा कि आपने देखा था PYQs में TRE 2.0 1 to 5 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको और भी जानकारी होना चाहिए कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो 22 मार्च को और जो है कि क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस के रूप में भी 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को जो है कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये जो है कि
यहाँ से थोड़ा सा मैं कलर को चेंज करूँगा। देखिए यहाँ पे 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को जो है कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पृथ्वी दिवस है। ठीक है, पृथ्वी दिवस है यहाँ से, और ये जो है कि जल दिवस है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है कि राइट आंसर था। और 22 मार्च को एक और क्या मनाया जाता है, यहाँ पे दोनों लिख दीजिए, जल दिवस और बिहार दिवस। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका जो है कि इसमें दिया गया है, 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबल किया जाता है। ठीक है, देखिए बिहार दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी महासागरों की गति नहीं है, यानी कि इसमें से तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं, इनमें से बताना है कि कौन सी महासागरों की गति नहीं है। नहीं शब्द को आप जो है कि हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी महासागरों की गति नहीं है, तो महासागरों की गति इसमें फ्रेंड्स देखिएगा कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, महासागरों की गति इसमें से नहीं पूछा है, और ये जो है कि तीनों हैं। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इस मतलब इसमें से ये सभी क्या हैं, ये सभी फ्रेंड्स महासागरों की गतियाँ हैं। ठीक है, अभी आपको जो है कि नीचे यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ से देखिए महासागरीय परिसंचरण। देखिए फ्रेंड्स, महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा और धारा, ये सभी क्या है, महासागरों की गतियाँ हैं। ठीक है, तो भर भर के प्रश्न फ्रेंड्स आपके NCERT से ही आ रहे हैं, और पिछले चैप्टर्स को आप नहीं देखे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो जाकर फ्रेंड्स देखिए प्लेलिस्ट बनाई गई, वहाँ से आप जो है कि जाकर देख लीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलवण जल का स्रोत है, यानी कि अलवण जल का जो है कि कौन सा स्रोत है, ये बताना है। तो अलवण जल के स्रोत फ्रेंड्स, यानी कि लवणीय नहीं हो, ठीक है, जिसमें नमक ना हो, तो नदी हो गया, ताल हो गया, हिमनद हो गया, ये सभी अलवण जल के स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ से उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा, महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, इसमें अधिकांश किसकी मात्रा होती है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स, इसमें अधिकांश किसकी मात्रा होती है कि महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड होता है, और जो है कि खाने वाला नमक होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका जो है कि यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, खाने वाला नमक भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं जल चक्र। जल चक्र हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको जो है कि यहाँ से समझ में आएगा, जैसे ही जाएंगे तो देखिए, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उस जल को हम लोग क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। और यहाँ से देखिएगा, अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। ठीक है, देखिए ये आपका जो है कि जल चक्र है। कैसे जल चक्र चलता है, तो यहाँ पे आपको जो कि देखिए, यहाँ से वाष्पीकरण होकर जल क्या करता है, नदियों से वाष्प बन के उड़ता है, फिर उसके बाद ऊपर जाके संघनित होता है, फिर वर्षण होता है, वर्षण के जो के अनुसार ये जो है कि फिर जल, यही चक्कर भाप बनता है, उड़ता है, संघनन होता है और वर्षा होती है, ये जो है कि चक्र चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में सुनामी कब आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके इस बुक में दिया गया है, इस चैप्टर में दिया गया है,
और एग्जाम में प्रश्न भी बनता है कि हिंद महासागर में सुनामी कब आया था। जैसे 2001 में गुजरात के भुज शहर में भूकंप आया था, जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। तो हिंद महासागर में सुनामी कब आया था? तो देखिए फ्रेंड्स, हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को जो है कि सुनामी आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सुनामी है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है कि जापानी भाषा का शब्द है। कौन? तो सुनामी। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न यहीं से आपके एग्जाम में आ रहा है और एक भी जो है कि पॉइंट्स को हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समुद्र में बहुत अधिक ऊंची उठने वाली विशाल ज्वारी तरंगे क्या कहलाती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, समुद्र में बहुत अधिक ऊंची उठने वाली विशाल ज्वारीय तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे फ्रेंड्स हम लोग जो है कि बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे फ्रेंड्स हम लोग तरंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए तरंगे, देखिए जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो है कि देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंग उठ सकती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। ठीक है, 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट कब हुआ था? यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल जो है कि ब्रैकेट में दिया गया है, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ठीक है, देखिए भारत सीमा का धुर यानी कि दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बना था। और देखिए फ्रेंड्स, में स्थित पूरी तरह से डूब गया था। कौन डूब गया था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरी तरीके से डूब गया था। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना, यही ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन आपको जो है कि ये चीज़ें याद रखनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, यानी कि देखिए ये आपका जो है कि तट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल यानी कि ऊपर उठा और तट के बड़े हिस्से को डुबो देगा, यानी कि यहाँ तक पूरा जो है कि ये जमीन को क्या कर देगा? डुबो देगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग फ्रेंड्स ज्वार बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डुबो देगा तो उसे हम लोग ज्वार बोलेंगे, और जब पीछे आ जाएगा, लौट आएगा, तो इसे हम लोग भाटा बोलेंगे। यही प्रश्न आपका जो है कि अगला है। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे ही हम लोग भाटा बोलते हैं। यानी कि ये मान लीजिए कि आपकी नदी है, यहाँ से जो है कि आपका जो है कि जल उठा और ये जो है कि हिस्से को भिगो दिया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ज्वार बोलेंगे। फिर उसके बाद यही जल क्या करता है? पीछे आ जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से देखिएगा, ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी कि पूरा ज्वार भाटा का जो है कि परिभाषा है, लेकिन ज्वार और भाटा अलग अलग है। तो देखिए, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे हम लोग ज्वार बोलते हैं। जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाटा बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
अब देखिए यहाँ से पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी का फ्रेंड्स देखिएगा 3/4 भाग जो है कि जल से ढका हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए जल का वितरण। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। महासागरीय जल इतना %, बर्फ छत्रक इतना, भूमिगत जल इतना, झीलों का अलवण जल इतना, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें कितना इतना, और वायुमंडल और नदियाँ, ये सभी मिला के और यहाँ पे ये पूरा 100% हो जाता है। और देखिए इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे जो है कि सघन बना देती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा के लिए निम्न में से किसके गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ज्वार भाटा के लिए सूर्य और चंद्रमा ये क्या हैं, उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, कि उत्तरदायी हैं। ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी जो है कि उत्तरदायी, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न क्या बना है, ज्वार भाटा के लिए निम्नलिखित में से किसका गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी नहीं है। तो पृथ्वी का जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं है तब पृथ्वी आपका राइट आंसर है, लेकिन अगर इसमें पूछा होता कि गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है तो सूर्य एवं चंद्रमा, यानी कि आप ऑप्शन नंबर डी को टिक करते। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम जल धाराएं कैसी होती हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, गल्फ स्ट्रीम जल धाराएं ये जो है कि गर्म जल धारा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से शीत जलधारा कौन सी है। तो शीत जलधारा बताना है आपको। तो शीत जलधारा इसमें फ्रेंड्स देखिएगा, देखिए लेब्राडोर महासागरीय जलधारा, और ये जो है कि आपकी हम्बोल्ट धारा, ये क्या है, ये आपका जो है कि फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं कलर को यहाँ पे चेंज करूँगा, यहाँ पे लिख देंगे तो आसानी होगा। देखिए शीत है यहाँ पे, और ये जो है कि शीत जलधारा है यानी कि ठंडी जलधारा है, और ये भी आपका जो है कि ये भी आपका शीत जलधारा है, और ये क्या है आपका, ये गर्म जलधारा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से शीत जलधारा कौन सी है। तो शीत जलधारा लेब्राडोर और हम्बोल्ट है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपके बुक्स में भी यही चीज़ दी गई है। देखिए, जिस स्थान पर गर्म व शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में किसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो ये मत्स्यन के लिए, यानी कि मछली पकड़ने के लिए जो है कि अनुकूल माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप पढ़े नहीं रहेंगे अगर ये आपके एग्जाम में आ गया, क्योंकि ये चूंकि ये आपके बुक में दिया गया है ये चीज़, तो अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो नाव चलाने के लिए या खनिजों की उपलब्धता के लिए या मछली पकड़ने के लिए तो आसान प्रश्न भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः गर्म धाराएं कहाँ पर उत्पन्न होती हैं। ये जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं ये सामान्यतः कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भूमध्य रेखा के निकट में ये जो है कि सामान्यतः गर्म धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इन समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से महासागरीय जल धाराएं, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। यहाँ से पूछा गया है प्रश्न, एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। ठीक है, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र
के रूप में जो है कि माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से और ये जो है कि आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ये जो है कि मैं आपको दूसरे बुक से यहाँ पे ये दूसरे बुक का जो है कि कटिंग है। इसमें क्या है, प्रशांत महासागर की जलधाराएं, ठंडी धाराएं, गर्म धाराएं और अटलांटिक महासागर की ठंडी एवं गर्म जलधाराएं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद ये आपको जो है कि काम आ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जो है कि ज़रूर बताइएगा। और ये जो है कि आप कर चुके हैं इस चैप्टर से, ये आपका जो है कि ये एक प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर, TRE 2.0125 यानी कि PRT में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जय हिंद, आज के लिए इतना ही।